आज हम 1959 के एक ऐसे मशहूर मर्डर केस की कहानी में उतर रहे हैं जिसने न सिर्फ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, बल्कि भारत के कानूनी सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जी, नानावटी केस। हाँ, नानावटी केस। हमारे पास इस केस से जुड़े कई दिलचस्प ब्यौरे हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक नौसेना अधिकारी, उसकी पत्नी के धोखे और एक कत्ल की कहानी हमारे देश में इंसाफ करने का तरीका ही बदल गए। बिल्कुल। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सम्मानित नेवी कमांडर से, उनके परिवार से, और एक ऐसे कबूलनामे से जिसने एक ऐसे अपराध को जन्म दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए इस गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। चलिए तो सीन में चलते हैं। साल है 1959 और शहर है बॉम्बे। जी। हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो है कमांडर कावस नानावटी, एक हैंडसम, बहुत ही अनुशासित और अपनी नेवी में बेहद लोकप्रिय पारसी अफसर। हाँ, उनकी एक अलग ही इज्जत थी, एक पहचान थी। वो अपनी ड्यूटी से घर लौटते हैं जहां उनकी पत्नी सिल्विया और 3 बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं। ऊपर से तो सब ठीक लग रहा है। हाँ, लेकिन घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, एक तनाव है। सिल्विया चुप है, बेचैन है। और यहाँ पर ना उस दौर के समाज को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा। देखिए, 1950 के दशक में एक नेवी कमांडर सिर्फ एक सरकारी अफसर नहीं होता था। वो देश की शान का, अनुशासन का और सम्मान का प्रतीक था। मतलब उनकी वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि इज्जत थी। बिल्कुल। और शायद इसीलिए जब उसी रात सिल्विया ने सच बोला तो वो नानावटी के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। उन्होंने कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, प्रेम आहूजा से। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था। नहीं, ये नानावटी के सम्मान पर, उनकी पहचान पर, उनकी पूरी दुनिया पर एक सीधा हमला था। गुस्सा, दर्द, शर्म सब एक साथ। हाँ, ये सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था, ऐसे उनकी मर्दानगी पर और उनकी वर्दी के सम्मान पर एक धब्बे की तरह देखा गया। और यही भावना आगे चलकर पूरे केस का रुख तय करने वाली थी। तो इस खुलासे के बाद अगली सुबह जो हुआ उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जी। नानावटी अपनी पत्नी और बच्चों को सिनेमा हॉल छोड़ते हैं, फिर अपने नेवल शिप पर जाते हैं और वहां से अपनी सर्विस पिस्टल और 6 गोलियां लेते हैं। हाँ, और इसके बाद वो सीधे पहुंचते हैं प्रेम आहूजा के घर, जो उनकी पत्नी का प्रेमी था। यहीं पर केस का सबसे बड़ा कानूनी सवाल खड़ा होता है। क्या? नानावटी के वकील ने बाद में कहा कि वो सिर्फ आहूजा से ये पूछने गए थे कि क्या वो सिल्विया से शादी करेगा और उनके बच्चों को अपनाएगा। ओके। लेकिन अगर इरादा सिर्फ बात करना था तो वो साथ में भरी हुई पिस्टल लेकर क्यों गए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। तो आहूजा उस वक्त नहाकर निकला था। उसने सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। नानावटी ने उससे वही सवाल पूछा और आहूजा का जवाब था, क्या मैं हर उस लड़की से शादी करूं जिसके साथ मैं सोता हूं? और बस इसके बाद दोनों में टकराव हुआ और फिर कमरे में 3 गोलियों की आवाज गूंजी। प्रेम आहूजा वहीं ढेर हो गया। और यहीं से शुरू हुई असली कानूनी लड़ाई। किस बात पर? इस बात पर कि क्या ये अचानक और गंभीर उकसावे में किया गया अपराध था। मतलब क्या आहूजा के जवाब ने नानावटी को इतना भड़का दिया कि उन्होंने गुस्से में गोली चला दी? अगर ऐसा होता तो ये गैर इरादतन हत्या होती और सजा कम होती। अच्छा। या फिर क्या ये एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी? और सरकारी वकील का क्या कहना था? सरकारी वकील का कहना था कि नानावटी का घर से निकलना, शिप से बंदूक लेना, फिर आहूजा के घर जाना, ये सब प्लानिंग की तरफ इशारा करता है, गुस्से की तरफ नहीं। तो गोली चल गई, आहूजा की मौत हो गई, लेकिन मुझे लगता है असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। हाँ, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट रूम से कहीं ज्यादा बड़ा बनने वाला था। बॉम्बे की सड़कों पर अब एक नई अदालत लग रही थी। जनता की अदालत। बिल्कुल। और इस जनता की अदालत का जज था मीडिया। अच्छा। हाँ, खास तौर पर एक टैब्लॉइड था, ब्लिट्स। ओके। ब्लिट्स ने इस केस को हाथों हाथ लिया और इसे एक मर्डर केस की तरह नहीं बल्कि एक रोमांटिक थ्रिलर की तरह पेश किया। मतलब उन्होंने कहानी को एक नया ही मोड़ दे दिया। पूरी तरह से। ब्लिट्स ने कमांडर नानावती को एक देशभक्त, सम्मानित हीरो के तौर पे पेश किया, जिसके सम्मान को एक अय्याश प्लेबॉय ने ठेस पहुंचाई थी। बिल्कुल। हर हफ्ते अखबार में नानावती के पक्ष में लेख छपते। पारसी समुदाय, जो कि एक बहुत प्रभावशाली समुदाय था, वो भी खुलकर नानावती के समर्थन में आ गया था। उन्होंने तो शायद एक पब्लिक कैंपेन ही चला दिया था। हाँ बिल्कुल। सड़कों पर लोग नानावती के समर्थन में नारे लगा रहे थे। माहौल ऐसा बना दिया गया था कि नानावती पीड़ित थे, अपराधी नहीं। और इस सब का असर वो सीधा कोर्ट रूम के अंदर पड़ रहा था। जी। और यहीं पर कहानी का वो पहलू आता है जो आज भारत में मौजूद ही नहीं है।
जूरी सिस्टम? हाँ, जूरी सिस्टम। और कमाल की बात यह है कि ये केस ही वो वजह बना कि इस सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। पहले ये समझाना जरूरी है कि जूरी होती क्या थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। उस समय भारत में जज के साथ साथ जूरी भी हुआ करती थी, मतलब आम नागरिकों का एक पैनल, जो सबूतों को सुनकर ये तय करता था कि आरोपी दोषी है या नहीं। हाँ, आखिरी फैसला जज नहीं बल्कि एक जूरी सुनाती थी। मकसद ये था कि कानून सिर्फ जजों के हाथ में ना रहे, आम आदमी की समझ भी इंसाफ में शामिल हो। लेकिन इस केस में तो यही जूरी मीडिया और जनता की भावनाओं से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। बिल्कुल। जब केस कोर्ट में पहुंचा तो जूरी के सामने एक वर्दीधारी हीरो खड़ा था। कोर्ट के बाहर हजारों की भीड़ उसके समर्थन में थी। अखबारों में उसे बेकसूर बताया जा रहा था। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जूरी ने 8-1 के बहुमत से नानावटी को नॉट गिल्टी, यानी निर्दोष करार दिया। ये एक चौंकाने वाला फैसला था। जज को यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसला सुनाया है। जी, ये एक असाधारण स्थिति थी। जज ने जूरी के फैसले को खारिज कर दिया और अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट भेज दिया। तो यहीं से जूरी सिस्टम के ताबूत में पहली कील ठोक गई थी, कह सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने फिर इस केस को बिना जूरी के सुना। हाँ, उन्होंने सारे सबूतों को फिर से परखा, खासकर वो बात कि नानावटी नेवल बेस जाकर बंदूक लेकर आए थे। हाईकोर्ट ने माना कि ये गुस्से में किया गया अपराध नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। और उन्होंने नानावटी को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। जी, नानावटी ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की, लेकिन वहां भी उनकी सजा बरकरार रखी गई। तो कानूनी तौर पर कहानी यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल, एक दोषी को सजा मिल चुकी थी। लेकिन इस केस में एक और बड़ा और विवादास्पद मोड़ आना अभी बाकी था। अरे, और वो मोड़ क्या था? वो मोड़ था राजनीतिक दखलंदाजी का। मतलब नानावटी को 3 साल जेल में रखने के बाद उन्हें अचानक माफी? लेकिन कैसे? ये माफी दी थी उस समय बॉम्बे के गवर्नर विजय लक्ष्मी पंडित ने, जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। जी। लेकिन ये तो सीधा सीधा कोर्ट के फैसले को पलटने जैसा हुआ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक गवर्नर ऐसा कैसे कर सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। इसके पीछे कई राजनीतिक वजह बताई जाती हैं। जैसे कि? एक तो नानावटी को पारसी और सिंधी समुदायों का जबरदस्त समर्थन था। दूसरा, नेहरू परिवार और नानावटी परिवार के बीच अच्छे संबंध थे। अच्छा। और तीसरा, उस समय के रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन, उनका भी काफी दबाव था। कहा जाता है कि एक सम्मानित नेवी अफसर का जेल में रहना सेना के मनोबल के लिए अच्छा नहीं था। तो वजह जो भी हो, ये एक असाधारण कदम था जिसने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। और इस माफी के बाद नानावटी का क्या हुआ? इस माफी के बाद कमांडर नानावटी अपनी पत्नी सिल्विया और बच्चों के साथ हमेशा के लिए भारत छोड़कर कनाडा चले गए। और फिर कभी सार्वजनिक जीवन में वापस नहीं आए? कभी नहीं। एक मशहूर शख्सियत गुमनामी के अंधेरे में खो गई। तो जब हम इस पूरी कहानी को देखते हैं तो इसकी विरासत क्या है? मतलब ये केस आज भी इतना जरूरी क्यों माना जाता है? मुझे लगता है पहला और सबसे बड़ा सबक तो यही है कि ये भारत का आखिरी बड़ा जूरी ट्रायल था। हाँ। इस केस ने ये साबित कर दिया कि एक जूरी जिसमें आम नागरिक होते हैं, वो मीडिया के दबाव, जनता की भावनाओं और बाहरी प्रभाव के आगे कितनी आसानी से झुक सकती है। सही बात है। जब इंसाफ भावनाओं के आधार पर होने लगे तो सिस्टम की निष्पक्षता ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और इसी केस के बाद सरकार ने भारत से जूरी सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। एक अकेले केस ने कानून की एक पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। और दूसरी बड़ी विरासत, मीडिया की भूमिका। इस केस ने पहली बार दिखाया कि मीडिया कैसे एक मीडिया ट्रायल चला सकता है और किसी को हीरो या विलन बना सकता है। हाँ, ब्लिट्स ने जो किया वो आज के न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया के दौर में हमें रोज देखने को मिलता है। ये उस जमाने का एक क्लासिक उदाहरण था। और तीसरा है इसका सांस्कृतिक प्रभाव, है ना? बहुत गहरा। ये कहानी इतनी नाटकीय थी, इतनी दिलचस्प थी कि ये हमारे समाज की यादों में बस गई। प्यार, धोखा, सम्मान, कत्ल, कोर्ट रूम ड्रामा, इसमें सब कुछ था। इसीलिए सालों बाद भी इस पर किताबें लिखी गईं और अक्षय कुमार की हिट फिल्म रुस्तम जैसी फिल्में बनी जो काफी हद तक इसी केस से प्रेरित थीं। ये केस वाकई कानून, मीडिया और आम जनता के बीच के उस जटिल रिश्ते पर कई सवाल खड़े करता है। और सोचने वाली बात यह है कि 1959 में जो सवाल उठे थे, जैसे कि मीडिया का किसी केस पर असर या जनता की राय का न्याय पर दबाव,
जी। क्या वो आज के सोशल मीडिया और 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ साइकिल के दौर में और भी ज्यादा खतरनाक और प्रासंगिक नहीं हो गए हैं?